स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे और हमारे डीपीपी को एंजॉय कर भी रहे होंगे। एंजॉय क्या करना, सवाल कर रहे होंगे आप, तो सवाल करने में मजा भी आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है हमारे डीपीपी में। तो डीपीपी का पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में मिलता होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिलते हैं 100%। तो इसमें इतनी स्ट्रांगली स्ट्रांगली इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं कि आपको वो सवाल आपसे होनी चाहिए। और अगर वो होते हैं तो आप ये एश्योर मारो मानो कि नीट और जेई के सवाल उससे ज़्यादा ब्रॉड में नहीं आने वाले हैं। ये तो कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, ये कहता है कि वो सब ही जो सवाल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी उसी जैसा सेम टू सेम सवाल नहीं कह सकते, लेकिन उसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तब डीपीपी को ऑनेस्टी कीजिए, मज़े से कीजिए। क्वेश्चंस आपको डाउट होते हैं तो हमारा एक कौन सा है ईमेल आईडी जिसका नाम है rcp/ck@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपके मेल का इंतज़ार करते हैं और हम अपने मेल को आपके मेल को हम जवाब भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेल कर दे रहे हो और जवाब नहीं पा रहे हो, है कि नहीं? तो हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आज का लेक्चर फिर कल की तरह आज उतना ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है आज का लेक्चर? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट क्योंकि कई सारे बच्चे इंतजार करते हैं कि एक अच्छा सा बेहतरीन सा सवाल हो जाए। क्योंकि सर थ्योरी तो हर कोई पढ़ा देता है, कॉन्सेप्ट हर कोई क्लियर कर देता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं सवालों के जरिए, वो हमें सर कोई नहीं सिखाता है। खासकर यूट्यूब के मामले में तो कोई नहीं सिखाता है कि नहीं? कुछ लोग हैं जो सिखाते हैं, अच्छी बात है, आप सीखिए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम आपको सिखाएं। हम कोई कोड बोर्ड लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारा कोड लगाओ और डिस्काउंट पाओ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि लेक्चर्स को अटेंड करना है और हमारे खूबसूरत सा डीपीपी को सॉल्व करना है कि नहीं? तो चलिए आज के मेनू में हम आप लोग के लिए क्या लाए हैं। आज का लेक्चर नंबर आपको याद हो गया होगा, आपने थंबनेल को देख के ही पहचान गया होगा। तो आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 7। और हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में? तो लेक्चर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं, लास्ट के लेक्चर आपने देखा होगा लेक्चर नंबर 6। तो उसमें आप लोगों ने देखा क्या होगा कि सर्कुलर रिंग के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। आपको याद होगा वो आता था कितना, के क्यू एक्स अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2 आता था। नहीं याद है? कोई बात नहीं, आज हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, है कि नहीं? नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसमें क्या घबराने की बात है जब हम है ना आपके साथ। अच्छा, दूसरी जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज ही पढ़ाएंगे, बट लास्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ा ही नहीं पाए ड्यू टू लेंदी वीडियो। ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो हमने उस सेगमेंट को ब्रेक कर लिया। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, अब डरने की कोई बात नहीं, ब्रेक करके आप देख लीजिए। तो हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क पर जो सवाल जो है वो नीट में भी पूछे जा चुके हैं और जेई में भी पूछे जा चुके हैं। एडवांस का पता नहीं, तो नीट और जेई मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं। और डिस्क में सबसे ज्यादा सवाल देखे गए हैं जेई मेंस में। जेई नीट में, सॉरी नीट में सवाल नहीं देखे गए हैं। इनफाइनाइट सीट के भी सवाल आपको जेई मेंस में ही देखे गए हैं। तो जेई में क्यों बोल दे रहा हूँ, नीट में जो सवाल बेसिकली देखा गया, किससे देखा गया? सर्कुलर आर्क से। तो सर्कुलर आर्क को भी हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, अनंत समय है मेरे पास। अभी मंथ ज़्यादा आगे गए नहीं है, कौन सा मंथ चल रहा है बताना मुश्किल है, बट क्यों मुश्किल है आप सोचेंगे, लेकिन समय बहुत है कि नहीं? तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो क्या स्टार्ट करें? क्या आप लोग हैं तैयार? आपके पास कॉपी पेन है या फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा? तो अगर मार्केट से खरीदना पड़ेगा तो आप खरीदिए। हमने आपका 4 मिनट समय ऐसे बर्बाद कर दिया। चलिए, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखा था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर रिंग पर आपके पास किसी भी एक्स दूरी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो बेटा कितना होता था बताओ?
तो ये होता था के क्यू एक्स अपोन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर मैं गलत हो तो कमेंट बॉक्स में गालियां दे देना एक दो, है कि नहीं। तो वो सही है। ये क्या है, के क्यू एक्स अपोन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2। क्या ये हम लोगों ने सीखा था? अच्छा, लेकिन हमने इस पे सवाल नहीं किया था, तो एक सवाल कर लेते हैं। आज एक बुरी खबर यही है कि आज का ये जो कंटेंट जो पढ़ा रहा हूँ वो आज को हैंड रिटन गंदी जो हैंड रिटन नोट्स था वो आपको मिलने वाले नहीं है, सिर्फ आज के लिए। और आज के लेक्चर्स का डीपीपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो वो नीट और जेई वाले जो डीपीपी हैं आप उसको करिए, है ना। उसमें सेम ही डीपीपी है, उसमें सिर्फ इफ नीट जरूरत पड़ती है तो आप उसको कीजिए, नहीं जरूरत पड़ती है आपको तो कोई बात नहीं, है कि नहीं, डरना नहीं। चलिए तो कुछ कुछ सवाल बेसिक सवाल से हम उठाते हैं। एक रिंग है जिसपे चार्ज जो है, एक रिंग है जिसपे चार्ज जो है टोटल 22/7 कूलम्ब है। चार्ज कितना दे के रखा? 22/7 कूलम्ब। क्या बात समझ में आया? इसकी रेडियस है 1 मीटर और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला सवाल पूछा है कि फाइंड फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक रिंग है, रेडियस कितना है? कैपिटल आर। कैपिटल आर की जगह पे 1 मीटर है, रेडियस कितना है? 1 मीटर। चार्ज देख रखा है 22/7 कूलम्ब। तो आपसे पूछा गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है कि टोटल चार्ज अपन में वो चार्ज कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो चार्ज कितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल सी है। वो चार्ज जितना लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना वही लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो कैपिटल क्यू और टोटल लेंथ कितना होगा? सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई में आर। तो अगर आप देखोगे तो क्यू कितना है? 22/7 को क्या पाई कूलम्ब भी लिख सकते हैं? 22/7 को क्या लिख सकते हैं? पाई कूलम्ब। तो पाई कूलम्ब अपोन में 2 पाई आर। तो आर हमारा हो जाएगा कितना? आर तो 1 मीटर है, पाई ने पाई को कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो जाएगा आर तो 1 मीटर है तो 1/2 कूलम्ब। यूनिट बताओ, 1/2 कूलम्ब पर मीटर। शाबाश। बी पार्ट में पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इजिकल टू में कितना मीटर? 2 मीटर। एक्स इजिकल टू में 2 मीटर। चलो आंसर निकालो तुम लोग, तब तक आंसर निकालो, स्क्रीन को पॉज करो और आंसर निकालो। निकाल लिया होगा? हम करें आपको तो करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू एक्स अपोन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2। के की वैल्यू कितना है? के की वैल्यू कितना है? एक काम करते हैं, के की वैल्यू हम लिख देते हैं 9 इंटू में 10 पे पावर 9। और क्यू का वैल्यू कितना है? पाई। है कि नहीं है? पाई है। एक्स की वैल्यू कितना है? तो हमने कितना दूरी पे पूछा था? 2 मीटर पे। एक्सियल डिस्टेंस है, ये कैसा डिस्टेंस? एक्सियल डिस्टेंस। कोई जबरदस्ती करने लग जाए, बोले कि सर 2 मीटर ऐसे करना है क्या, तो नहीं, एक्सियल डिस्टेंस है तो 2 मीटर। अच्छा, अपूर्ण में आर का स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर प्लस में अंदर में एक्स कितना है? 2 का स्क्वायर तो पावर 3/2। अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 पाई इंटू में 9 इंटू 10 पे पावर 9, नहीं सिर्फ 10 पे पावर 9 हो जाएगा। बोल बेटे 10 पे पावर 9 और नीचे कितना हो जाएगा? 4 5 पे पावर 3/2। तो उसको √5 इंटू में 5 ही बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्ब सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ही होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब हम लोगों ने मेंशन कर दिया। क्या आपको समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में? नोट कर लिया? क्या आपका आंसर मैच कर गया है? ईमानदारी से बोलेंगे, बेईमानी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटे, हटा दो, हटा देता हूँ। जो जेई नीट के कॉन्सेप्ट, ये सब तो बोर्ड के लेवल के सवाल हैं कि एक्स दे दिया, ये निकालो वो निकालो। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि नीट जेई के जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो किस टाइप से फ्रेमिंग कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आपको।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको ज़्यादा समझेंगे। आपको एक डीपीपी में सवाल भी है, आप उसको करोगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे इफ क्यू चार्ज is kept in the plane of सर्कुलर चार्ज लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। चार्ज्ड सर्कुलर रिंग क्या बोलते हो? क्या यही चीज है कि अगर हम क्यू चार्ज को रखते हैं एक सर्कुलर रिंग के प्लेन में तो क्या होता है? चार्ज सर्कुलर रिंग के प्लेन में रखते हैं तो क्या होता है समझते हैं। तो देखो, अगर एक यहां पर एक सर्कुलर रिंग है इस तरीके से, हमें इच्छा है कि मैं प्लस चार्ज लूं तो प्लस चार्ज ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, सवाल कुछ भी जनरेट कर देगा। एक डीपीपी में बहुत बढ़िया सवाल आप करना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। हम 2-3 पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं सेंटर, एक ए ले लेते हैं और दूसरा बस ए ले लेते हैं। तो अगर हम कुछ कुछ चीजों को हम नोट करते जाएंगे, इफ प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एट सेंटर एट सी पर एक प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं, क्या होगा? किधर मूव करेगा? सॉरी, किधर मूव करेगा बताओ? किधर मूव करने वाला है? तुम्हारा आंसर होगा कि सर कहीं नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पर क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होता है? जीरो। ये बात फिक्स है। कैसे? क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला हो के क्यू एक्स अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पे पावर 3/2, उसमें अगर तुम एक्स जीरो रखोगे, सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक्सियल डिस्टेंस जो था आपका वो अब यहाँ पर नहीं है, अब कहाँ पर है? कम होते होते एक्स आ गया यहाँ, तो एक्स जीरो हो गया। तो अगर एक्स जीरो है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पर जीरो, तो फोर्स ऑन क्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया। दूसरा, इफ यू डिस्प्लेस ए चार्ज फ्रॉम सी टू ए, सी से ए की तरफ एक चार्ज को डिस्प्लेस करते हो प्लस क्यू चार्ज को, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? किधर जाएगा? अगर तुम प्लस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करते हो तो किधर जाएगा? अगर आप डिस्प्लेस करते हैं सी से ए तो क्या होता होगा? सोचो, जब ये चार्ज यहां पर था, जब चार्ज यहां पर था प्लस क्यू, तो हुआ क्या होगा कि नीचे वाला चार्ज उसको इतना रिपल्सन कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? नीचे वाला चार्ज कर रहा होगा, और ऊपर वाला चार्ज किधर कर रहा होगा? नीचे कर रहा होगा। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि जिधर ये फोर्स, मान लेते हैं कि नीचे वाला को एफ नीचे लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं एफ ऊपर वाला, ठीक है। अब बात आती है कि उस चार्ज को कौन लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा कि नीचे लेकर जाएगा? तो अब ये बात पर डिपेंड करता है कि अगर ऊपर वाला चार्ज ज्यादा हुआ तो वो नीचे चल जाएगा, है कि नहीं? और अगर ये नीचे वाला चार्ज ज्यादा हुआ तो वो ऊपर चला जाएगा। यही तो बात होगा, तेरे माइंड में यही आ रहा होगा। नहीं, गलत है। आपके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि चार्ज ऊपर जाएगा, आपके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि सर नीचे वाला चार्ज तो ज्यादा है, नीचे वाला चार्ज क्या है? ज्यादा। तो नीचे वाला चार्ज ज्यादा होगा तो धक्का दे देगा। लेकिन बेटा, चार्ज है ज्यादा, मैं मानता हूं चार्ज ज्यादा है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ऊपर वाला चार्ज कम है, लेकिन ऊपर वाले चार्ज का जो आर होगा, जो भी एवरेज आर होगा, वो बहुत ही कम होगा।
और नीचे वाला चार्ज का एवरेज दूरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाला का डिस्टेंसेज कम हुआ तो वो डिस्टेंस का तो आर स्क्वायर होता है, तो वो डिस्टेंसेज यहाँ पे फैक्टर डोमिनेट कर जाती है। तुम्हें नहीं समझ में आया कि ऊपर वाला जो चार्जेज जो बच रहे हैं, तो ऊपर वाला चार्जेज का जो वो चार्ज ए पर जो था उसके बीच के डिस्टेंसेज एवरेज डिस्टेंसेज, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेज है ना सब चार्ज के कारण, तो एवरेज डिस्टेंसेज कम होती है। तो कम होगा तो फोर्स जो तुम निकालोगे के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, तो आर तो बहुत कम होगा, तो आर का तो स्क्वायर का पावर है, तो ये बहुत फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ऊपर वाला जो है चार्जेज, वो ऊपर वाला जो चार्जेज जो फोर्स लगाएगा जिसको हमने एफ यू रख दिया है वो डोमिनेट कर जाएगा, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पर वापस आ जाएगा। तो डिस्प्लेस करोगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि क्यू चार्ज कम बैक एट सेंटर। सिंपल। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो वापस नहीं आता, वो भाग जाता, क्योंकि अट्रैक्ट कर लेता। तो क्या कर लेता? अट्रैक्ट कर लेता ऊपर वाला। अगर आपको कम समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सोचना। मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा देता हूँ। सोच लिया? चलिए तो एक सवाल करते हैं, और भी बहुत ही अच्छा सवाल, जो जेईई नीट का ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग पार्ट्स है ये, इस पे सवाल कई सारे फ्रेम किए गए। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे ना कि एक 11th का एक पार्ट है, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कभी कभी आएगा 11th का पार्ट, तो मैं आपको बता दूंगा। जिससे कि एसएचएम के लिए फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना जरूरी है। एसएचएम के लिए फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना जरूरी है, तभी वो एसएचएम कर पाए। के एक स्प्रिंग कांस्टेंट था ऐसा आपको लगेगा, लेकिन वो है नहीं, के वो वाला के नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ना। तो के जो है वो एक एसएचएम कांस्टेंट था। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए था तो मास इंटू में एक्सेलरेशन कर दो माइनस के अपन में एक्स, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपन में एम इंटू में एक्स। इसको कई बार लोगों ने ऐसे भी रख दिया था ओमेगा का स्क्वायर इंटू में एक्स, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी कितना, रूट अंदर में के अपन में एम। तो यानी कि होता क्या है कि ओमेगा एक्स का जो कोफिशिएंट जो होता है ना, वो रियल में ओमेगा की वैल्यू होती है। क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है, रूट अंदर में ओमेगा की वैल्यू होती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो x जो होता है, x का कोफिशिएंट, वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। आप लोगों को पता होगा ये सब चीजें। और एसएचएम को देखने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए, अगर आपको याद हो टाइम पीरियड कैसे निकालते थे, तो कहा जाता था, आपको थोड़ा डर भी लगने लग गया होगा, तो टाइम पीरियड, डरे नहीं, टाइम पीरियड निकालने के लिए बेटा हम लोग क्या करते थे कि पहले मीन पोजीशन पे नेट फोर्स देखते थे, फिर उसके बाद छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते थे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे जाकर आप नेट फोर्स निकालते थे। तो अगर नेट फोर्स इस फॉर्मेट में अगर आपको दिखाई दे दिया, अगर नेट फोर्स इस फॉर्मेट में अगर आपको दिखाई दे दिया, तब तो भैया एसएचएम है। और अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखाई नहीं दिया तो आपके मन में आंसर क्या है? नहीं होगा एसएचएम, सिंपल सी बात है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक सवाल उठाते हैं, और सवाल उठा रहे हैं तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, तो सवाल मैं आपको बोल दे रहा हूँ बोर्ड पर, आप बोर्ड पर देखिए सवाल को। तो सवाल क्या है कि a small particle of mass small m and charges minus q is placed at a point p on the axis of uniformly charged ring and release if capital R is greater than x। ठीक है। The particle will undergoes oscillation along the axis of symmetry with angular frequency that is equal to, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको बताने हैं। तुम बताओ ये सवाल किसका है? तो डीपीपी का सवाल है, डीपीपी नंबर 7 का, आपको जो डिस्क्रिप्शन में है। पहले सवाल को समझिए। तो एक रिंग है जिसपे ऑब्वियस सी बात है कि चार्जेज क्या है बेटा, प्लस क्यू रखा हुआ है चार्जेज, तो रख दिया प्लस क्यू चार्जेज। ठीक है, रख दिया इस तरीके से। यहाँ पर एक एक्सिस है,
हम लोग जानते हैं कि ई क्या होगा यहाँ पर 0, पीछे वाला एक्सिस हुआ। यहाँ पर x दूरी पर एक चार्जेज रख दिया है q। अब कह रहा है माइनस क्यू रखा होगा, तो बोल रहा है कि जो माइनस क्यू रखा है तो माइनस क्यू ही है क्या। मैं सवाल एक बार और देख लूँ, आप आदेश दे तो माइनस क्यू है कि नहीं है, जो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, माइनस क्यू ही है। चार्ज जो है कैसा है, माइनस क्यू है। माइनस क्यू चार्ज रखा। तुम एक बात बताओ, ये चार्ज सेंटर पर था तो मस्त जिंदगी काट रहा था। सेंटर पर था, कैसी जिंदगी काट रहा था, इक्विलिब्रियम में था। कैसा था, इक्विलिब्रियम में। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, सीख लो। ये चार्ज को तुम जब डिस्प्लेस करोगे राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, तो ये चार्जेस किधर जाएगा, इधर भाग जाएगा कि इधर भाग जाएगा, उसको पता लगाना है। तुम्हारा कॉमन सेंस कहता होगा कि देखो सर, अगर माइनस क्यू चार्ज है, अगर माइनस, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, माइनस क्यू चार्ज है तो ये प्लस वाले चार्ज उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या अपने पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम से अगर आप किसी चार्जेस को डिस्टर्ब करते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को, और फिर से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौट जाता है, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा वहां वहां टाइम पीरियड भी आना जरूरी है। जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा वहां वहां क्या आएगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलेगा। ये सब बातें आपसे सवाल कर सकता है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अगर बेटा जी प्लस क्यू चार्ज होता तो इक्विलिब्रियम तो होना तय था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, दोनों को दोनों केसेस में कैसा है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है क्या अनस्टेबल, आप सोचकर बताओ। अगर प्लस क्यू चार्ज होता तो स्टेबल क्या अनस्टेबल। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि सर उसमें स्टेबल हुआ तो इसमें अनस्टेबल हो जाएगा। बाजी बा, हम भी जानते हैं। तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी का रीजन बताओ, अनस्टेबल का रीजन बताओ, क्या होगा अनस्टेबल का रीजन। अनस्टेबल का रीजन ये होगा कि अगर तुम प्लस क्यू को अगर रख दोगे तो ये चार्जेस उसको धक्का दे देगी और गोज टू इन्फिनिटी चले जाएगी, गोज टू इन्फिनिटी चले जाएगी। अगर इन्फिनिटी गया तो ऑब्वियस बात है कि वापस अपने पोजीशन पे लौट नहीं पाएगा, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। तो सबसे अच्छी बात, अनस्टेबल अगर हुआ तो आपको कोई टाइम पीरियड नहीं पूछने वाला है, कोई फ्रीक्वेंसी पूछने वाला नहीं है। तो सवाल में अगर आपने देखा होगा तो उसमें पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर इतना तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। बात सही है, आप महान हो, डेट्स भाई ऐसे सवाल आप कर रहे हो, शेयर करते रहे हो आप कैमरा में। बिल्कुल। तो चलिए, तो हम निकालते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है उसका मीन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है वो क्या कहलाता है, मीन पोजीशन। वेरी गुड। तो मीन पोजीशन पे एफ नेट क्या हुआ, 0 हुआ, बिल्कुल 0 हुआ, इसमें नो डाउट। अगर तुम x डिस्प्लेस किया है, अगर x डिस्प्लेस किया है तो x दूरी पर होगा क्या कि जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा इधर, और वो कितना लगेगा, q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो x दूरी पर है वो क्या यही लगेगा, यही लगेगा। सोच कर बताओ, क्या यही लगेगा, है कि नहीं। जो भी q है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो उस पॉइंट पर x, ये सेंटर है इसका, रिंग का सेंटर है, ठीक है। तो ये लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर होगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पर होगा कितना, तो वो हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू में q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा k q x अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर पे पावर 3/2। लेकिन मैं माइनस लगा रहा हूँ, पता है क्यों माइनस क्यों लगाया, पता है, क्योंकि एसएचएम में कॉन्सेप्ट आपके सर ने पढ़ाया होगा। जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप समझे कि माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, अगर उसी डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, उस डायरेक्शन को क्या लेना होता है, पॉजिटिव, और उसके उल्टे वाले को क्या लेना होता है, नेगेटिव। ऐसा नियम है,
नियम तो क्या मतलब, प्रूफ करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तुम बताओ कि डिस्प्लेस किधर किया, राइट साइड, फोर्स किधर लगा, लेफ्ट साइड, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा माइनस इधर है, तो भाई इधर अट्रैक्ट करेगा ना इसको, तो इसलिए नेगेटिव लगा। तुम्हें ये बोला गया है क्या, एक्स कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसा है बोला गया है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है। अगर एक्स बहुत छोटा है तो क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं आर के कंपेयर में, पहले भी चर्चा कर रखा हूँ। अब भैया ये मत बोल देना कि इसको एक्स इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो तो भैया जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो नहीं बनाना है, आपको करना क्या है कि एक्स इसके कंपेयर में बहुत छोटा है कि नहीं। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा माइनस में के क्यू क्यू इंटू में एक्स अपोन में, अगर एक्स इसको जीरो कर दिया तो स्क्वायर स्क्वायर कट के आर का क्यू हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं। तो ये तो एस एच एम का है पहचान, ये किसका पहचान है, एस एच एम का, तो यानी कि ये फॉर्मेट में बन गया माइनस के इंटू में एक्स, बना कि नहीं बना, माइनस के इंटू में एक्स बना ना। अब देखो के की वैल्यू जो थी कुछ ना कुछ, अब हम इस एफ को मैं कैसे लिखूं, मैं इस साइड लिखना पसंद करूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हमारा साथ देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो माइनस में के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में आर का क्यू इंटू में एक्स। अच्छा ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस में के इंटू में क्यू अपॉन में आर का क्यू इंटू में एम इंटू में एक्स। के की वैल्यू जानते हो क्या होता है, के की वैल्यू नहीं, शाबाश यार तुम लोग भी महान साइंटिस्ट हो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में एम आर का क्यू इंटू में एक्स। क्या इसी का रूट अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, मैं आप कहो तो पहले उधर हटाऊंगा, पहले हटा दूं, हटा देता हूं, तो इसका ही जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा का स्क्वायर होता है, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा रूट अंदर में क्यू इंटू में क्यू अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एम आर का क्यू, ये होता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो जहां जहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, वो डराने के लिए दिया गया है, आप डरे नहीं, वो डरा देते हैं, उसको लगता है कि ऐसा करने से वो डरेगा बच्चा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगर तुमसे एक बात पूछूं, एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूँ कि भैया टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते, टाइम पीरियड कैसे निकालते, तो सर वो तो एक ही फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो उल्टा हो जाता है, तो इधर हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एम आर का क्यू अपॉन में क्यू इंटू में क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड। अगर तुम ओमेगा अगर नीचे होगा ना भाई, तो ओमेगा नीचे होगा तो क्यू क्यू नीचे हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बोलता तो इसी का उल्टा कर देते, अगर फ्रीक्वेंसी बोलता तो क्या करते, इसी का उल्टा कर देते। समझ में आया, आया होगा समझ में यार। आज माइक की आवाज़ तो बहुत मजे आ रहे होंगे आप लोग को, मैं तो देखा भी नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो तो इतने सवाल करने के बाद आपको सर्कुलर इनकी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, कुछ और जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, लेकिन हासिल करने से पहले कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं, नई हेडिंग लिखते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पहले आप सीखिए इसको, सबके लिए है, नीट जे के लिए, सबके लिए। तो सर्कुलर आर्क के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो सर्कुलर आर्क के कारण, एक हमने सर्कुलर आर्क ले लिया, फिलहाल हम लोग सिमेट्री बिल्कुल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ज़िंदगी में मज़ा आ जाए और ज़िंदगी का सुख में ज़िंदगी आप जी पाओ ऐसे सवालों से, तो वो सवाल हम ले पाएँ।
तो क्या आप तैयार हैं सवाल करने के लिए? पी पॉइंट पर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। हम लोग एक सवाल के जरिए को समझते हैं, सवाल के जरिए समझते हैं। जैसे देखो, हर जगह चार्जेज है, हर जगह चार्जेज है। इस पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन मान लेते हैं सपोज डैट टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज क्यू, अगर तुमको लीनियर चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ती है तो क्या लिखोगे? क्यू अपॉन में पाई आर, क्यू अपॉन में पाई आर, यही बोलोगे ना? जी हाँ, बिल्कुल यही बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो कैसे किया जाए? तो हमने बोला कि देखो हर जगह चार्ज है, तो हर जगह चार्ज है, एक चार्ज तो है नहीं। ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का केसेज है। कैसा केसेज है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का है तो तुम एक काम करो, थीटा पे जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट बनाओ। तो ये हो जाएगा कितना? आर डी थीटा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि आर डी थीटा कैसे हुआ। बेटा आर्क के डिस्टेंस से निकालते हैं आर इंटू में थीटा। तो थीटा क्यों नहीं? क्योंकि हमने बस इतना सा पार्ट लिया है आर डी थीटा, इसी में चार्जेस कुछ ना कुछ होगा, तो वो डी क्यू होगा। वो कितना होगा? डी क्यू। तो डी क्यू का जो वैल्यू है वो हो जाएगा लेमडा इंटू में आर डी थीटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ। कोई बोलेगा कि सर आप एलिमेंट क्यों लिए? क्योंकि हर जगह चार्जेस था, तो हमने वो कर दिया। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कुछ इसी तरीके से आएगा, डी, इसके दो कंपोनेंट, ये थीटा तो ये भी थीटा। डी थीटा नहीं बोल देना भैया, वो बहुत छोटा है, लेकिन हमने हमने उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब जितना छोटा मान सकते हो उतना छोटा मान लो, लेकिन ये कैमरे की दुनिया है, कैमरे में कैसे दिखाएंगे उतना छोटा है। तो हमने एक छोटा सा लेंथ ऐसे मान लिया है फिलहाल, हमने एक छोटा सा लेंथ मान लिया, वो डी थीटा बहुत छोटा है, इतना छोटा कि थीटा इस लाइन से लो या फिर इस लाइन से लो एक ही बात है, इतना छोटा है। क्योंकि हमने फोटो बना दिया बहुत बड़ा सा, लेकिन है बहुत छोटा सा। और मैं आपको एक एडवाइस, फ्री का एडवाइस देना चाहूँगा कि ऐसे एलिमेंट में मास का आए, चार्ज का आए, या फिर और किसी का तो नहीं आता है, लेकिन दो चीज़ों का आता है। तो आपको एलिमेंट इसी तरीके से लेना है। एलिमेंट लेने के लिए भी किताबें बनी हुई है, लेकिन आपको मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं। तो जैसे डी बनेगा तो डी का दो कंपोनेंट बनेगा, तो एक क्या होगा? डी ई कॉस थीटा, क्या होगा? डी कॉस थीटा, एक होगा डी साइन थीटा। फिर से दो चीजों का एडिशन करने वाले हैं हम लोग। डी का वैल्यू कितना होगा? छोटी छोटी चीज निकाल रहे हैं, तो डी का वैल्यू कितना होगा बेटा? डी का वैल्यू हो जाएगा के इंटू में डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। बोलो डी का वैल्यू, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? के इंटू में क्यू, क्यू की जगह पर कितना? डी क्यू, क्यू की जगह पर कितना? डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। आर तो ये रेडियस है, आर तो क्या है? रेडियस, तो आर का स्क्वायर हो गया। डी क्यू कितना हो गया? डी क्यू हो गया सर लेमडा इंटू में आर इंटू में डी थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर। अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं इसको पूरे को हटा दूंगा, अगर आप आदेश देंगे तो। नहीं देंगे तो आप तो मालिक हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आदेश दे दिए, हटा दो मेरे बेटे, हटा दो। चलो हटा देता हूँ, आपने कह दिया तो हटा देते हैं। आपको मेरा है वादा, फिजिक्स में नहीं होगा कोई नेक गंदी सी इरादा। क्या शायरी है। तो मेरा वादा है कि आपको फिजिक्स में सिखा देंगे किसी तरीके से। तो इसके दो कंपोनेंट हो, तो दो कंपोनेंट का नाम कैसे रखा जाए? तो एक एक्स रख दिया। ई का दो कंपोनेंट वाली हम चीजें करेंगे, एक तो एक्स में एक तो वाई में। तो एक्स वाला कंपोनेंट को देखोगे तो क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा, और डी की वैल्यू कितना था? चलो डी
कॉस थीटा, इसी का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और एक था डी साइन थीटा, वाई वाला कितना था, डी साइन थीटा। बोलो क्या डी की वैल्यू रख दिया जाए, तो डी कितना था, के लेमडा आर डी थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये भी के लेमडा आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा, डी थीटा को आगे कर दिया कोई बात नहीं, आर का स्क्वायर लिया। चलो ये इंटीग्रेशन होगा थीटा डी थीटा के साथ, थीटा और डी थीटा के बीच में इंटीग्रेशन होने वाला है। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो एलिमेंट लिए हो वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो देखोगे कि अरे यार ये तो जीरो से पाई तक जा सकती है, जीरो से पाई, तो जीरो से पाई, जीरो से पाई, कुछ इस तरीके से कर दिया इंटीग्रेशन। कुछ कुछ चीज़ें आर कट जाएंगे, आर कट जाएंगे, आर कट जाएंगे, काट दिया तो बाहर आएगी क्या क्या, बाहर है के लेमडा बाई में आर बाहर आएगी, कॉस थीटा अंदर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा हो जाता है और जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक। इसको करोगे तो उसी तरीके से होगा के लेमडा बाई में आर, और इसका होगा माइनस, बाहर ले लेता हूँ, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है बेटा जीरो से लेकर पाई तक। अगर आप इसको करना चाहो तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो ही होता है, तो साइन जीरो सब कुछ मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा। अगर आप इसको करने जाएंगे तो आपको कुछ फायदा होने वाला है क्या, माइनस में के लेमडा आर, माइनस में के लेमडा आर हो गया, कॉस थीटा कॉस पाई माइनस में कॉस जीरो, कॉस पाई माइनस में कॉस जीरो। अब कहाँ लिखें, क्योंकि ये तो हो गया जीरो, तो मैं यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा कितना, कॉस पाई माइनस वन होता है, कॉस जीरो माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू, अब माइनस एक बाहर का है तो माइनस माइनस प्लस, नहीं आया समझ में, कॉस पाई माइनस वन माइनस कॉस जीरो, यहाँ देखो गधे हो क्या, कॉस पाई माइनस वन और कॉस जीरो वन होता है, तो कॉस जीरो के पहले माइनस लगा हुआ, तो माइनस वन कितना होगा, माइनस टू, अच्छा माइनस पहले से है तो माइनस टू और इंटू में माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, ई नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टू के लेमडा वाई में आर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने किया क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट के जरिए हमने एक्स और वाई में वो कर दिया है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे एक्स वाले, वो कैंसिल आउट हो गए। जानते हो कैंसिल होने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर इधर वाला पार्ट इस वाले कंपोनेंट को इधर देगा तो इधर वाला पार्ट इस वाले कंपोनेंट को इधर देगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। फीलिंग भी होना चाहिए, तो फीलिंग भी आपको हो गया, और नेट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना भी सीख गए, तो क्या बुराई है इसमें। इंटीग्रेशन में जो हमने एलिमेंट लिया है वो रटंत विद्या है, हम ऐसा ही लेते हैं, हम दूसरी तरीके से क्यों नहीं ले सकते हैं। इसके लिए एक बुक आती है हाउ टू टेक एलिमेंट इन फिजिक्स, तो वो मैंने पढ़ा नहीं, किसी से सुना है, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। उसको स्टडी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको दिमाग में रख लेंगे कि इस तरीके से एलिमेंट लेना है। लेकिन इन सब सवालों के पीछे एक राहत की खबर है कि आपको बार बार इतना इंटीग्रेशन करना ना पड़े, इसके लिए कुछ फॉर्मूले रटवा दिए गए, कुछ फॉर्मूले लोगों को रटवा दिया गया, बोला कि आप इसको रट लो और सर्कुलर आर्क के कारण सारे सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। तो हम वो डायरेक्ट आपको वो शॉर्टकट फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, वो शॉर्टकट फॉर्मूले आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो सर्कुलर आर्क के जितने भी पार्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, याद रहे सेंटर पे निकाले हैं, किसी एक्सिस वैक्सिस पे नहीं निकाले, तो सेंटर पे निकालने के लिए आपको एक फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, उसी फार्मूले से आप कीजिएगा, सारे के सारे आपको आंसर आने वाले हैं। तो फार्मूले मैं आपको सिखा देता हूँ। तो शॉर्टकट फार्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at
सेंटर ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ये भैया आप लोग से बहुत डर लगता हो, कभी कभी हो, काहे डर लगता है जो बता दें। का कि लगाया है का सेंटर पे निकालना है भैया, तो निकाल मत देना एक्सिस पे लगा के, जल्दीबाजी में होता है। अरे हम खुद फंसे हुए हैं यार, तो ऐसी गलती मत करना। सेंटर पे बोला है तो सेंटर पे ही लगाओगे। सर्कुलर आर्क के लिए ही लगाना ये फार्मूला। ऐसे ट्रायंगल आ गया लगा दिया, तुम लोगों को कहा जाता है लगाने में, लगा देगा तुम लोग भैया। तो ऐसी गलती ना करना, आप वाहों में ना फंसे, भावनाओं मत बहना। तो एक हम लिख रहे हैं कि एक इस तरीके से आर्क है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो यहाँ पर सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लो थीटा बना दिया। क्या बना दिया? थीटा। और इसके कारण मैग्नीट्यूड जो है कहीं इधर से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो आता है जैसे लैम्डा जो है चार्ज डेंसिटी है। क्या है? डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो 2k लैम्डा बाई में r साइन थीटा बाई में 2, बस। सेंटर पे याद रहे, सेंटर पे लगाना है। और किसके कारण? सिर्फ सर्कुलर आर्क के कारण ही लगाना है। आप इसको ट्रायंगल के लिए ना लगाएं, कृपया ध्यान दें। नाबालिग बच्चे लोग ध्यान दें, बिलो दी 18 वर्ष वाले, कि इसको ट्रायंगल के लिए नहीं लगाना है, रेक्टेंगल के लिए नहीं लगाना है। किसके लिए लगाना है? सिर्फ सर्कुलर आर्क के लिए। क्या फुल के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखो, पूरा का पूरा लगा लो, मतलब फुल रिंग है, सिंपल से एग्जांपल। तो फुल रिंग में सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री, नहीं 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तुम इसमें रखो 2k लेमडा बाई में आर साइन 360/2। तो 360/2 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो। वो तेरी, तो जबरदस्त है यार, है कि नहीं जबरदस्त? अभी लास्ट वाले सवाल में जो अभी किया था इंटीग्रेशन से, तो जो इंटीग्रेशन से किया, तो इंटीग्रेशन से कितना आया सेंटर पे? 2k लेमडा बाई में आर आया कि नहीं आया? जिसमें से हम लोग इंटीग्रेशन किए तब ना। इसमें रखो 2k लेमडा बाई में आर साइन कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री का आधा कितना होता है? 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा आंसर? 2k लेमडा बाई में आर। तो है ना अच्छी बात। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो सर्कुलर आर्क के लिए आपको टेंशन खत्म हो गई। तो इसमें बहुत बढ़िया सा नीट में सवाल कर लेते हैं। नीट का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग सीख लेते हैं। सीखने से पहले हमको इसको हटाना पड़ेगा। चलिए, तो एक नीट में सवाल है, नीट का सवाल है जो बहुत अच्छा है, सर्कुलर आर्क के कहानी पर बनी है। तो आप एक सवाल लिखेंगे, आपके सामने सवाल आ रहा है, और सवाल रहा ये, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज। तो कितना हो जाएगा बता दो। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? सॉल्व करें क्या कि बता दो? सी वाला आंसर हो जाएगा। कैसे? सी वाला आंसर होगा। कैसे? हमने अभी याद किया ना कि 2k लेमडा बाई में आर होता है। 2k लेमडा बाई में आर, तो 2 इंटू में k की वैल्यू डराने के लिए 1/4πε0 इंटू में लेमडा बाई में आर। 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो जाएगा कितना? लेमडा बाई में 2πε0 इंटू में आर। बताओ आंसर कौन सा है? सी वाला, लेमडा अपन में 2πε0 इंटू में आर, सी वाला मैच कर गया। एक और सवाल करते हैं, इसको हटा दूं। तो एक और आपके सामने नीट का सवाल करते हैं, नीट में आया हुआ सवाल है। चलिए, सवाल आपके सामने है, पढ़ देता हूँ सवाल क्या लिखा हुआ है। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, अच्छा, ऑफ द रिंग जी,
बोलते हैं ए के बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी के कारण क्या होने वाला है। तो फोटो बना हुआ है ए बी सी डी, तो हम लोग फोटो बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए बी सी डी और ये यहाँ पर ओ है और यहाँ पर के। उसमें बोल के रखा है कि ए बी के कारण, अच्छा पहले ये बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। मानते हो ना 0 होता है सेंटर पे, है ना। अच्छा, ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? ई दे रखा है। अब वो किधर होगा? किधर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसी के डायरेक्शन में होगा? ई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा, पक्का। नीट का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। सर आपको कैसे पता चला कि इधर ही होगा? अरे भैया, कोई सा भी सर्कुलर आर्क होगा तो उसमें कुछ इसी तरीके से नेट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो जस्ट बताए, अभी तो जस्ट बताए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इधर होगा। अगर ऐसी बात है, बिल्कुल सिमेट्री आता है, बीचों बीच में आता है, ऐसा मैं मालूम। तो भैया इस पॉइंट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस वाले पार्ट के कारण, और तुम जानते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसका मतलब कोई तो है। मतलब इतना पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड 100% इधर ही होना चाहिए, 100%, तभी तो 0 हो पाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना समझ में? आ गया होगा। इतना पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो भैया इस सारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आया समझ में? तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा? ओके के तरफ। उसकी वैल्यू कितना होगा? ई। उसकी वैल्यू कितना होगा? ई। और किधर की तरफ होगा? ओ से के की तरफ होगा। तभी ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? मजा आ रहा होगा? हटा दो, चलो हटा देता हूँ इसको। चलिए, आज थोड़ा लेक्चर में आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाली जो चीज़ें हैं, जिसको बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके आज की क्लास में थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए होती है। सवाल नहीं तो मेनली फिजिक्स में सवाल ही है जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाती है। सवाल नहीं है मतलब आपको बेवकूफ़ कोई बना रहा है। सवाल अगर नहीं करवा रहा है तो आपको सीधे बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। नेक्स्ट लिखते हैं टॉपिक, जेई का प्यारा सा फेवरेट सा एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। डिस्क देखा है तुम लोगों ने? डिस्को नहीं भैया, डिस्क। कुछ तो सोच रहा है कि सर डिस्को तो खूब देखे हैं सर। तो डिस्क पर चार्जेज, मान लीजिए कि एरिया अगर ये है, एरिया अगर ये है, तो डिस्क पे जो चार्ज जो होता है, डिस्क पे चार्ज डेंसिटी जो होता है उसको समझते हैं कि वो क्या चीज होती है। तो क्या डिस्क पे जो चार्ज होता है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरी डिस्क पे? तुम लोग बोलोगे कि हाँ। तो क्या पूरे एरिया में होता है वो चार्ज? तो बोलोगे कि हाँ सर, वो लाइन में तो नहीं होता है, पूरा एरिया में होता है। कैसे बताऊं? चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर आपको ये डिस्क है तो चार्जेज एक लाइन पर तो नहीं है, पूरे एरिया में फैली हुई है। इस एरिया में जो आप कॉपी पे लिख रहे हो तो कॉपी पे समझो कि पूरे के पूरे चार्जेस भरी हुई। कॉपी पे क्या भरी हुई? चार्जेस भरी हुई। तो वो चार्जेस को हम लोग बोलते हैं एरिया डेंसिटी। क्या बोलते हैं? चार्ज एरिया डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? चार्ज नई चीज है, चार्ज एरिया डेंसिटी। कभी कभी इसको ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं सरफेस
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? तो निकालते ऐसे हैं कि आपको जो टोटल चार्ज दे दिया गया है, मान ली क्यू हम इसको दे दिए, और एरिया कितना है ए, तो वो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिलहाल वाला केस में अगर एरिया निकालना चाहो तो पाई बाई में आर का स्क्वायर हो जाएगा। वो एरिया ऐसे कुछ भी हो सकता है, सरफेस पे अगर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का शब्द यूज किया जाएगा, और एरिया कुछ भी हो सकता है, पाई आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, 4 पाई आर का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। फिलहाल वाला केस में क्यू अपन पाई आर का स्क्वायर होगा। और अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर का स्क्वायर। सोच कर देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता था यूनिट, कूलम्ब पर मीटर का स्क्वायर, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से। कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अगर आपको चार्ज चाहिए तो सिग्मा इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या बोलते हो, अगर चार्ज चाहिए तो सिग्मा इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है तो सिग्मा इंटू में एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आप कॉन्सेप्ट को समझ भी पा रहे होंगे। आप भावनाओं में नहीं बहिए, आप बहुत भावुक होते हैं, बह जाते हैं। आपके लिए डीपीपी है ना, डीपीपी में सवाल को कीजिएगा तो आपको ये समझ में आया। तो जैसे इसको हटाता हूं, हटा दो, हटा ही देता हूं। तो चलिए, तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि फिलहाल तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इसके लिए सिग्मा डिफाइन किए हैं, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से शब्द रखा है, SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम लोग यहाँ से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जा रहे हैं। तो मैं डेरिवेशंस, बहुत बुरी खबर है कि डेरिवेशंस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डेरिवेशंस बोर्ड में है नहीं। आपको नीट जे में डायरेक्टली रिजल्ट को आप याद रखिए, उससे काम आपको 100% चल जाएगा, और डेरिवेशंस करके आपको दिमाग नहीं खराब करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस, एक्चुअल में एक्सियल दूरी है, एक्सियल दूरी वो होता है डेरिवेशंस करके 2 सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपन में x अपन में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। आप लोग सोचोगे कि सर वो क्या है, r क्या है, तो r जो है बेटा वो है रेडियस ऑफ डिस्क। क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क है। क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क। सेंटर पे निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, सेंटर पे, सेंटर पे क्या निकलेगा, x क्या हो जाएगा, 0। तो जब x 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, x 0 तो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, सन्नाटे में चल जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। सन्नाटे मतलब काम खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा सेंटर पे, वो आ जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप हमारे पढ़ाए हुए से चीज़ों को संतुष्ट होंगे, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जान भी रहे होंगे। नोट कर लीजिए, आपके पास कॉपी पेन होगा। आप ये चक्कर में मत रहिए कि आज का नोट्स मिलने वाला है, तो नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो हटा दें, फिर आप बोलोगे कि सर आपको फ़ोटो खींचने ही का तो होता है, सब कुछ लिखा तो होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए हटा दें। चलिए, तो आपके लिए एक जेई का सवाल है जो 2013 में पूछा गया था डिस्क पे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सवाल रहा आप लोग के सामने और लिखा हुआ है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको मैंने समझाया। विद रिस्पेक्ट टू फील्ड द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क रिड्यूस बाय 70%। ये वो कुछ बोला है, ठीक है। तो सवाल को कर लेते हैं। उसने बोला है कि सेंटर पे
अच्छा पहले सिग्मा कितना है इसका, 4 डेंसिटी, ये सिग्मा ही है, 4 डेंसिटी सिग्मा ही है। तो सेंटर पे कितना है, वो सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, उसने बोला भी है और मैंने जस्ट भी बताया भी कि सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस में एक्स आता था तो आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना, आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। क्या समझ में आया, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ई आर की वैल्यू वो हो जाएगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना हो जाएगा बताओ, आर का स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1। अच्छा इसको हटा दूँ क्या, इसको हटा दूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस में आर अपॉन में 2 आर का स्क्वायर। अगर एक स्टेप और करोगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 1 माइनस में 1 बाई में √2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा √2 माइनस में 1 अपॉन में √2, √2 माइनस में 1 अपॉन में √2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। देखोगे चीजें ये तो सेंटर पे हैं, ये 1 से कम है, ये तो ये कम हो गया। तो कितना % कम हुआ है कि नहीं, ये तो ई आर पे है, ये कितना पे है, ई आर पे, और ये ई सी पे है, तो कितना % कम हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना करेंगे, ई आर माइनस में ई सी अपॉन में ई आर इंटू में 100 कर देंगे, बेसिक सा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग माइनस का 70% आएगा, कि 70% तक कम हो गई, मतलब आर दूरी पर 70% कम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। 70% कम होगी तब हम क्या करें, कम हो गई तो हो गई, है कि नहीं, कम हो गई तो हो गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। समझ पाए आप मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे निकाला, तो आर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सेंटर पे ये था, ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कम हो गई, दिखने में लग रहा है क्योंकि ये डेटा 1 से कम है, ये डेटा 1 से कम है। कैसे, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, -1 तो 1.41 -1 0.41 हुआ, तो 0.41 अपन में √2, ऑब्वियस बात है 1 से कम हुआ, तो 1 से कम हुआ तो कितना कम हुआ, सेंटर पे ये था वो कितना है, तो परसेंटेज निकाल लिए तो 70% आ गई। एक और सवाल करा रहा हूँ नीट का, सॉरी जेई का, जो इक्विवेलेंट जेई मेंस का, सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेवल वाले सवाल हैं, वो हम सीख लेते हैं, डिस्क पर ही है तो उसको हम सीख लेते हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए तो एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग, जो जेई के 2015 में सवाल आया हुआ है, और सवाल आप लोग के ये रहा सामने। सवाल क्या है, ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस b = 2a हैज कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a, फिगर में देखिए, इट कैरीज यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन इट, if the electric field on the axis of height h बहुत छोटा है a से, from its center is given by ch, ठीक है, then value of कैपिटल C, तो ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे, जो देखो सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, सवाल आपके सामने था, ये कुछ इस तरीके से है, इसको बोलते हैं कैविटी, इसको क्या बोलते हैं, कैविटी। तो कैविटी जो है, तो ये है A और ये पूरा का पूरा कितना है 2 है, और बोलता है कि H दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो CH है, तो बोलता है C की वैल्यू निकालो, ऑप्शन दे दिया, H दूरी पर तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस में H R का स्क्वायर, तो R कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, A लेके 2A ले, A लेके 2A ले, A लेके 2A ले, अभी हम 2A मान लेते हैं, अभी हम मान लेते हैं कि डिस्क कटी हुई नहीं है। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मास्टर कई तरीके से बताते हैं,
हम मान लेते हैं कि एक कटा हुआ था ही नहीं, पूरा में पूरा था। वहां चार्ज प्लस सिग्मा भी था माइनस सिग्मा भी था, क्या फर्क पड़ा बताओ? है तो जीरो। कैविटी जो है, कैविटी मतलब कुछ भी नहीं, तो हम मान लिया प्लस सिग्मा भी है माइनस सिग्मा भी है, यही मान लिया। तुम्हें ये बात समझ में आया कि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा क्यों माना? क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो हमने मान लिया कि भाई प्लस सिग्मा भी है और माइनस सिग्मा भी है। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मिलकर क्या कर दिया? जीरो कर दिया, पक्का कर दिया जीरो। तो जो प्लस सिग्मा जो आया, तो उसके कारण आप निकालोगे तो पूरी डिस्क दिखाई देगी। ऐसे मानो कि भैया ये 2a का है और मटेरियल पूरे में है, चार्ज पूरे में है, तो इस पॉइंट पर कैसे निकालोगे? तो सर मैं ऐसे निकालूंगा, आर की जगह पे मैं 2a लिखूंगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस में h का यही होगा स्क्वायर, रूट अंदर में। बोलो, नहीं आया समझ में? आ गया होगा समझ में। अब उसने बोला है कि h जो है वो बहुत बहुत छोटा है, किससे? a से, तो h का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। तो h का स्क्वायर लगभग लगभग जीरो हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में h अपॉन में 4a का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब लेकिन वहां पर तो था कैविटी, वहां पर था कैविटी, ये तो पूरे का निकल गया। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को, ए वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के तरह माइनस कर देता हूं, नहीं आया समझ में? 2a वाले के कारण तूने पूरा निकाल लिया, लेकिन हम जानते थे कि बीच में कैविटी था, तो अगर मैं इसके कारण ए वाले कारण को निकाल के जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अगर मैं माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा, तो कर देते हैं। तो उसके कारण जो होगा वो कितना होगा? वही वाला, वो जगह सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में h अपॉन में 2a स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, फिर से h का स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, 1 माइनस में h अपॉन में a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ऊपर से हटा देता हूं, तो ऊपर से जब हटा दोगे तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो था ही नहीं ना, और इसमें पूरा आ गया है, तो मैंने इस वाला पार्ट को करके माइनस कर देता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, इसको 1 और 2 बोल देता हूँ, 1 माइनस में E2, तो ये हो जाएगा कितना? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में h अपॉन में 2a माइनस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में h अपॉन में a, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 माइनस में h अपॉन में 2a माइनस में 1 प्लस में h अपॉन में a, 1 1 कट गया, h कॉमा a बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा h 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस में 1 नहीं प्लस में 1 करोगे तो 1/2 ही तो बचेगा ना, तो इसको करने के बाद सिग्मा अपॉन में 2 to 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a इंटू में h। बताओ c की वैल्यू क्या हुआ? सिग्मा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a। आंसर मिला लो, आंसर तो तुम मिला ही सकते हो। कितना आसान था ना, जेई में भी बहुत आसान आसान सवाल पूछते हैं ना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप कर लिए होंगे अभी तक, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो लेक्चर के लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग को बीच में थोड़ा खुशी की लहर आ गई होगी क्योंकि लेक्चर के लास्ट में हम लोग हैं। तो लास्ट में हम लोग सीख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। ये अपने बोर्ड में भी है, जेई में भी है, नीट में भी है, सब जगह है। तो इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसको सीख रहे हैं। इनफाइनाइट सीट का मतलब होता है कि आपके सामने जो दीवार है तो वो दीवार आपके लिए इनफाइनाइट हो गई। कैसे? जो देखो, इस पे प्लस चार्ज भी हो सकते हैं, माइनस चार्ज भी हो सकते हैं। प्लस चार्जेज अगर होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर निकलेगी, और माइनस चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ में आएगी। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये भी इनफाइनाइट हो सकता है, बशर्ते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बोर्ड के जस्ट 1 mm पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर 1 mm पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो वो बोर्ड उस 1 mm के नज़र में इनफाइनाइट हो गई। तो अगर ऐसी बात है तो अगर आप देखें कि एक छोटा सा ऐसे डिस्क मानो, तो बहुत छोटा सा डिस्क है, तो इसमें रेडियस इसके लिए इनफाइनाइट हो गया। रेडियस क्या हो गया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीट का मतलब छोटे से डिस्क में आप बहुत बड़ा सा ऐसा बना दिया आप लोगों ने, तो रेडियस तो बहुत ज़्यादा हो गया। इनफाइनाइट सीट का मतलब रेडियस तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, है कि नहीं? तो रेडियस अगर ज़्यादा हो गया होगा तो वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क जो होगा वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में x अपॉन में r का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, ये होता है। देखिए r तो है इन्फिनिटी, किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि यह इन्फिनिटी कैसे ले लिए, यही सवाल है ना तुम्हारा, मुझे सब पता है। तो देख ऐसा है कि जैसे ना तुम्हारे पास कैसे बताऊं, एक छोटा सा मान लेते हैं कि क्वाइंट्स है, तो उसको डिस्क मान लो कि हम लोग वही एरियल में वही सीखा हम लोगों ने, डिस्क। और आपके पास एक जो है कुम्हार का पहिया देखा है जिसमें वो दीप बनाते हैं, दिए बनाते हैं, मटका बनाते हैं, तो वो एक घुमाने वाला होता है, इसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो उस डिस्क के नज़र में वो घुमाने वाला तो इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया? तो उसी तरीके से सीट है। अब पूरी दीवार है आपके सामने, आप जहाँ बैठे हो उस दीवार को देखो, हमें क्या देख रहे हो? दीवार को देखो ना। तो दीवार को देखोगे तो वो जो कॉइन्स आपके हाथ में, उसके सामने दीवार क्या हो गया? इनफाइनाइट रेडियस का हो गया, वही रेडियस इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट जो हो गया, आपको सिलेबस में यही पढ़ने के लिए, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इंडिपेंडेंट आता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंसेज। एक्स लिख देता हूँ, डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट सीट के पास में भी, यहाँ पर भी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस मत कर देना पास में, क्योंकि इनफाइनाइट माना है तो ऑब्वियस बात है थोड़ा कम डिस्टेंस पे निकालना है। तो कम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। आ गया समझ में? सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है। कोई सवाल कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ, हटा दूँ इसको। चलो तो एक सवाल कर लेते हैं, सवाल आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आती है तो सवाल कर लेते हैं। सवाल जेई का है, सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट आर प्लेस एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पॉइंट पी पर निकालना है, तो निकालते हैं। तो शीट कुछ इस तरीके से सिग्मा है, ये -2 सिग्मा है और ये माइनस में सिग्मा, पी पॉइंट यहाँ पर है। तुम जानते हो सीट के लिए जो डिस्टेंस दे के रखे है वो काम लायक नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट होती है।
तो आपको वो डराने के लिए डिस्टेंस दे दिए। पहली बात समझते हैं कि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा दूर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा। तो नीचे जब आएगा तो कितना आएगा, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आया? नीचे का मतलब समझो, ये वाला जो प्लेट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो दूर जाएगी तो किधर भैया, इस पॉइंट पर ऊपर जाएगी और इस पॉइंट पर नीचे जाएगी। क्या बात समझ में आया? अच्छा, क्या ये वाला चार्ज, चलो इसको देखते हैं, तो ये वाला प्लेट भी माइनस है, तो माइनस की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। कैसे सर पता करें? तुम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज इस प्लेट के कारण किधर जाएगी, जिधर जाएगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो तुम बताओ सर, टेस्ट चार्ज इस प्लेट के कारण नीचे की तरफ आएगी, तो इसका मतलब नीचे की तरफ में आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे हुआ। तो वो कितना हुआ, उसके कारण भी वो हो गया 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इस प्लेट के कारण किधर होगा, इस प्लेट के कारण सर मुझे नहीं पता। टेस्ट चार्ज रखो, ये प्लेट इस टेस्ट चार्ज को किधर अट्रैक्ट करेगी, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? तुम बोलोगे कि सर नीचे। क्यों? क्योंकि माइनस है, तो नीचे आएगा तो कितना सा आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट से। जब ऐड करोगे तो सिग्मा अपॉन में 2 2 कट गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दो सबको ऐड कर दिया, इसको इसको इसको, तो ऐड करके दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर है कहाँ, मैच किया क्या? मैच तो करवे किया होगा, मैच तो किया होगा। हाँ, लेकिन वो जे और के का दे रहा है, तो जेड का डायरेक्शन उसको ऊपर बोला है जेड, तो वो नीचे हो जाएगा, तो माइनस में के, तो जो भी आंसर आएगा इसको के से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो हमारे दोस्त डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया ही होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा मोटिव है सिर्फ फिजिक्स को सिखाना, आपको किस तरीके से सिखाने की इच्छा कर रही थी, सिखा रहा हूँ, कोई लोभ नहीं है। मुझे ये भी नहीं लोभ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए तो भी अच्छा, नहीं कीजिए तो भी अच्छा है कि नहीं? नहीं कीजिएगा तो हम समझेंगे और ये मुझे मेहनत करने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, ये सब टाइम पास सवालें हैं। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे डीपीपी को कीजिए, डीपीपी को बहुत अच्छे से कीजिए। हमने आज आपके डीपीपी के लिए बहुत ही अच्छा डीपीपी बनाए हैं, क्योंकि सवाल हमने करवाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे डीपीपी को करेंगे। आपको दिक्कत जो आएगी, आप हमें मेल करोगे rcp/gmail.com पे, डीपीपी नंबर, क्वेश्चन नंबर आप मेंशन करके आप हमसे सवाल पूछिएगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।